डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को ओइकोप्लूरा की लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास लार्वेसिया और एपेंडिकुलेरिया, ऑर्डर एंडोस्टाइलोफोरा, जीनस ओइकोप्लूरा। Habits and habitat. Oikoplura is a neotenous, free-swimming, pelagic, tiny and solitary Larvacean genus distributed in all seas except the polar regions. It consists of a house containing the body proper. Oikoplura एक चिरभ्रूणीय पिलेजिक यानी कि सतह पर रहने वाला, फ्री स्विमिंग स्वतंत्र रूप से तैरने वाला, छोटा तथा एकल लार्वेसियन जीनस है जो कि पोलर रीजन्स को, ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर सभी समुद्रों में वितरित होता है। इसका मुख्य शरीर एक हाउस में बंद होता है, एक घर में बंद होता है। Appendicularians are planktonic tunicates and retain a swimming tadpole shape throughout their life. Appendicularians planktonic tunicates हैं जिनमें उनके पूरे जीवन में स्विमिंग टैडपोल, स्वतंत्र रूप से जो टैडपोल तैरता रहता है, उसकी आकृति बनी रहती है। टुगेदर विद एसिडियंस दे आर द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। एसिडियंस के साथ ये वर्टिब्रेट्स के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं। ओइकोप्लूरा dioica is characterized by its simplified life habit and anatomical organization. Oikoplura dioica की लाइफ हैबिट और एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन सिंप्लीफाइड होते हैं, सरल प्रकार के होते हैं। इट हैज़ ए टाइनी जीनोम, द स्मॉलेस्ट एवर फाउंड इन ए कॉर्डेट। इसमें सूक्ष्म जीनोम या छोटा जीनोम होता है जो कि कॉर्डेट्स में पाए जाने वाला सबसे छोटा जीनोम है। इट्स लाइफ साइकिल इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट, अबाउट 5 days। इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, लगभग 5 दिनों का होता है। जनरल स्ट्रक्चर। हाउस। द जिलेटिनस हाउस इज ट्रांसपेरेंट, लूजली अटैच्ड एंड नॉट मेड ऑफ ट्यूनिसिन। इसका जिलेटिनस घर पारदर्शी, ढीला संलग्न होता है। यह ट्यूनिसिन का बना नहीं होता। It is somewhat egg-shaped with a projecting beak and is much larger than the body proper. यह बाहर को निकली बीक या चोंच सहित कुछ अंडाकार होता है और मुख्य शरीर से बहुत अधिक बड़ा होता है। It is secreted by the animal itself as oikoplastic epithelium, a special part of body and renewed periodically. यह जंतु के शरीर द्वारा ओइकोप्लास्टिक एपिथीलियम के रूप में स्रावित किया जाता है और समय समय पर इसका
नवीनीकरण होता है। The house is designed as an elaborate food filtering device with several openings. अनेक छिद्रों सहित घर एक जटिल फूड फिल्टरिंग डिवाइस की भांति, यानी कि खाद्य निस्पंदक यंत्र की भांति बना होता है। The water flow is maintained by the undulating movements of the tail. जल का प्रवाह टेल की तरंगित गतियों द्वारा मेंटेन रखा जाता है। The water enters the house through a pair of inhalant apertures, each covered by a filter to prevent sand and larger particles. घर में या हाउस में जल एक जोड़ी इनहेलेंट अपर्चर्स द्वारा प्रवेश करता है। प्रत्येक छिद्र रेत तथा बड़े कणों को रोकने के लिए एक फिल्टर द्वारा ढका रहता है। An efficient filtering apparatus made of sieve tubes present in the middle of the house further filters minute organisms which are sucked into the mouth. हाउस के मध्य में स्थित सीव या चलनी नलिकाओं से बनी एक फिल्टरिंग एपरेटस उन सूक्ष्म जीवों को भी छान देती है जो मुख द्वारा सोख लिए जाते हैं। The water current leaves the house through a posterior exhalent aperture with a valve. जल धारा हाउस से बाहर कपाट युक्त एक पोस्टीरियर एक्सहेलेंट अपर्चर से निकलती है। An emergency exit door service for the escape of animal danger. खतरे के समय जंतु के बच निकलने के लिए एक आपात स्थिति एग्जिट डोर या निष्कासन द्वार होता है। The animal never re-enters the house but secretes a new one. जंतु पुराने घर में कभी पुनः प्रवेश नहीं करता परंतु एक नया घर स्रावित कर लेता है। तो ओइकोप्लूरा एक हाउस के अंदर रहता है। ये हाउस पारदर्शी होता है और इसका सीक्रेशन ओइकोप्लोरा द्वारा किया जाता है। यह अंडाकार होता है और इसके एक तरफ बाहर को निकली हुई बीक या चोंच होती है। इसमें बाहर से जल अंदर प्रवेश करता है। यह दो इनहेलेंट अपर्चर्स द्वारा प्रवेश करता है। यहाँ पर फिल्टर के एक फ़िल्टर प्रेजेंट होता है जो कि जल की धारा को छानने का काम करता है। इसी तरह से एक दूसरा फिल्टरिंग एपरेटस इस हाउस के मिडिल में होता है। वो दोबारा से जल को छानने का काम करता है। जल हाउस के बाहर एक्सेलेंट अपर्चर से निकलता है। जब कभी कोई खतरा होता है
तो हाउस से एनिमल को निकलने के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट डोर होता है, तो उससे निकलकर एनिमल अपने आप को खतरे से बचा लेता है। लेकिन जंतु कभी भी अपने पुराने हाउस में पुनः प्रवेश नहीं करता, वापस नहीं आता, बल्कि फिर एक नया हाउस सीक्रेट करता है। बॉडी प्रॉपर, it measures about 2 millimeter in size. It includes a stout rounded trunk and a laterally compressed and forwardly directed ventral tail. इसका साइज लगभग 2 मिलीमीटर होता है। इसमें एक सुदृढ़ गोल ट्रंक और एक पार्श्वों से कंप्रेस्ड या संपीड़ित और तथा आगे को फॉरवर्डली डायरेक्टेड वेंट्रल टेल होती है। The anterior mouth leads into a wide pharynx having two large gill slits, a short endostyle, peripharyngeal bands and a mid-ventral retropharyngeal ridge, but no dorsal lamina. अग्रमुख एक बड़े फेरिंग्स में खुलता है जिसमें दो बड़े गिल स्लिट्स, एक छोटी एंडोस्टाइल, पेरीफेरिंजल बैंड्स, एक रिट्रोफेरिंजल रिज होते हैं, लेकिन डॉर्सल लेमिना नहीं होता। एलिमेंट्री कैनाल इज वी शेप्ड एंड द एनस ओपन्स एंटीरोवेंट्रली। आहर नाल वी रूपी होती है, वी के आकार की होती है और एनस अग्र अधर तल पर खुलता है। एट्रियल कैविटी इज एब्सेंट, एट्रियल कैविटी नहीं होती। ए सेरिब्रल गैंग्लियन एंड एन ओटोसिस्ट लाई अबव फेरिंग्स बट ए न्यूरल ग्लैंड इज एब्सेंट। फेरिंग्स के ऊपर एक सेरिब्रल गैंग्लियन और एक ओटोसिस्ट स्थित होते हैं, परंतु न्यूरल ग्लैंड नहीं होती। हार्ट इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक, हार्ट स्टमक के नीचे स्थित होता है। Every 3 or 4 hours, Oikoplura dioica creates a mucus net house which surrounds its body. Water is pumped through this house and minute food particles are filtered out of the water and then transferred into the mouth. हर 3 या 4 घंटे बाद ओइकोप्लूरा डोइका एक नया हाउस जो कि म्यूकस से भरा हुआ होता है और बॉडी को सराउंड करता है, ऐसे हाउस को बनाता है। वाटर इस हाउस के थ्रू अंदर पंप होता है और यहाँ पर माइन्यूट फूड पार्टिकल्स जो हैं फिल्टर्ड होते हैं और उसके बाद माउथ की तरफ ट्रांसफ़र किए जाते हैं। वंस द जिलेटिनस नेट हाउसेज आर टू क्लॉग्ड टू अलाउ फर्दर फिल्ट्रेशन, दे आर देन abond and drift down through the water to the seabed as marine snow. जब जिलेटिनस नेट हाउस जो हैं वो लगातार फिल्टरिंग करते रहते हैं तो उनके अंदर सैंड पार्टिकल्स, माइन्यूट फूड पार्टिकल्स, प्लैंकटॉन्स, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण
धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो हाउस है वो समुद्र में नीचे तल में बैठने लगते हैं। इस तरह से कई सारे एनिमल के हाउसेस समुद्र में नीचे सी बेड के रूप में बैठ जाते हैं। इसको मेराइन स्नो बोलते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में मेराइन स्नो दिखाई दे रही है। एन एनिमेशन डिपिक्टिंग द sinking of a Larvasian cellulose home. These sinking houses are collectively referred to as marine snow. कई सारे हाउसेस जब समुद्र में नीचे बैठ जाते हैं तो इनको मेराइन स्नो, संयुक्त रूप से मेराइन स्नो कहा जाता है। ये ओइकोप्लोरा हम देख रहे हैं। डायग्राम ए में एनिमल इनक्लोज्ड इन ए सीक्रेटेड हाउस एंड डायग्राम बी एनिमल इन सैजिटल सेक्शन। तो ए में हम देखते हैं, देखिए ये लगभग ओवल शेप हाउस दिखाई दे रहा है। इसमें आगे की तरफ प्रोजेक्टेड बीक दिखाई दे रही है। इनहेलेंट अपर्चर दिखाई दे रहे हैं जिसके कारण जल जो है वो अंदर फिल्टर होकर अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद इसके बॉडी प्रॉपर दिखाई दे रही है। बॉडी प्रॉपर में गिल स्लिट दिखाई दे रहे हैं। टेल का हिस्सा दिखाई दे रहा है। गिल, इसके अलावा हाउस के मिडिल में एक फिल्टरिंग एपरेटस और दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अंदर प्रवेश कर रहा है पानी वो दो बार फिल्टर हो जाता है। एक इनहेलेंट अपर्चर में जो फिल्टर प्रेजेंट है या जो सीव प्रेजेंट है वहाँ से, और इसके अलावा ये दूसरा फिल्टरिंग एपरेटस जो कि मिडिल हाउस के मिडिल में प्रेजेंट है वहाँ से। तो दो बार पानी जो है वो फिल्टर हुआ। इसके कारण से जो बड़े ऐसे फूड पार्टिकल्स हैं जिनको बॉडी प्रॉपर में नहीं आना चाहिए वो इसमें नहीं आते, बल्कि इनके हाउस में ही रह जाते हैं। इनके बॉडी प्रॉपर में वो प्रवेश नहीं करते। उसके बाद पानी का जो वो फ्लो है वो बाहर एक्सेलेंट अपर्चर द्वारा निकल जाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं इमरजेंसी एग्जिट डोर। खतरे के समय एनिमल यानी कि बॉडी प्रॉपर जो है वो इस डोर से बाहर निकल जाती है, लेकिन बाद में वापस इस हाउस में वो नहीं आते बल्कि एक दूसरा हाउस बनाते हैं। तो जब यहाँ पर इस हाउस में जब कई सारे सैंड पार्टिकल्स या दूसरे प्लैंकटॉन्स, ऐसे पार्टिकल्स जो कि इनके भोजन के रूप में काम नहीं करते, वो सब इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हाउस धीरे धीरे समुद्र में नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और कलेक्टिवली ऐसे हाउसेस मिलकर मेराइन स्नो कहलाते हैं। दूसरे डायग्राम में हमें एनिमल का सैजिटल सेक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें बाहर की तरफ टेस्ट, एक तरफ ब्रैंकियल अपर्चर, फिर ऑटोसिस्ट, नर्व गैंग्लियन, सेंसरी ऑर्गन, ऑरल ग्लैंड,
pharynx, endostyle, epipharyngeal ridge, gill slits, nerve cord, esophagus, stomach, heart, intestine, anus, हार्ट, गोनेड दिखाई दे रही हैं, टेस्टिस, ओवरी, गोनोपोर। इसके अलावा फिर नीचे अंदर अलग हमको बॉडी प्रॉपर से निकली हुई टेल दिखाई दे रही है। टेल में नोटोकॉर्ड, टेल मसल्स, टेल नर्व गैंग्लियन और टेल के चारों ओर टेल फिन। नाउ लाइफ साइकिल। Larvaceae are entirely sexual in their reproduction. Most species are hermaphroditic, that is, each animal is both male and female. But at least one species is gonochoristic, meaning each animal is either male or female. Larvaceae में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसकी सारी स्पीसीज़, इसकी अधिकतर स्पीसीज़ हर्मेफ्रोडिटिक होती हैं, यानी कि मेल और फीमेल गोनेड्स दोनों एक ही एनिमल में होती हैं। लेकिन इसकी एक स्पीसीज़ ऐसी है जो कि गोनोक्रोरिस्टिक है, यानी कि या तो वो मेल है या वो फीमेल है। In the hermaphroditic species, the testes mature before the ovaries, thus preventing self-fertilization. hermaphroditic species में टेस्टिस ओवरी से पहले मैच्योर हो जाती हैं, अर्थात इनमें प्रोटोएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। टेस्टिस के पहले मैच्योर हो जाने के कारण इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। द स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द सी एंड देन द एग आर रिलीज्ड। स्पर्म पहले समुद्र में रिलीज्ड होते हैं और उसके बाद ओवा रिलीज्ड होते हैं। The release of the ova is by means of rupture of the body wall, thus the animal dies in the process. बॉडी वॉल के टूटने के कारण ओवा समुद्र में रिलीज होते हैं। इस कारण से इस प्रोसेस में एनिमल या प्राणी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बॉडी वॉल के रप्चर होने से एनिमल आगे जीवित नहीं रह पाता। द एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द सी एंड द रिजल्टिंग लार्वी लुक्स मच लाइक ए मिनिएचर ट्यूनिकेट लार्वी। फर्टिलाइजेशन की क्रिया समुद्र में होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के कारण से जो लार्वा बनता है वो एक छोटे ट्यूनिकेट लार्वा के समान दिखाई देता है। लार्वा इज नियोटीनस एज इट डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस but becomes sexually mature by developing gonad. लार्वा चिर भ्रूणीय होता है क्योंकि इसमें कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, परंतु गोनेड्स या जनन विकसित कर यह लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। तो लार्वा नियोटेनिस प्रदर्शित करता है या नियोटीनस होता है, यानी कि
इनमें कायांतरण की क्रिया नहीं होती। इसके कारण से यह वयस्क में नहीं बदल पाता, लेकिन इसी में जनन विकसित हो जाते हैं। तो जनन या गोनेड्स विकसित होने के कारण अब यह लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है और इस तरह से इनमें आगे की क्रिया चलती रहती है, जीवन की क्रिया चलती रहती है। तो ऐसे लार्वा जो कि मेटामॉर्फोसिस जिनमें नहीं होता और जो सेक्सुअली रूप से मैच्योर होकर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दें या जनन स्टार्ट कर दें, ऐसे लार्वा को नियोटीनस लार्वा कहते हैं और यह प्रक्रम नियोटेनी कहलाता है। तो इस तरह से आज हमने इसके ओइकोप्लूरा की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। ये देखिए, ये इसके लार्वा हैं। लार्वा डे फर्स्ट में इनका डेवलपमेंट, उसके बाद डे सेकंड में, फिर डे थर्ड, डे 4, डे 5, डे 5 में मेल और डे 5 फीमेल। अगर दोनों मेल और फीमेल अगर अलग अलग एनिमल हो तो इस तरह से इनमें डेवलपमेंट की क्रिया होती है। टेल दिखाई दे रही है लार्वा में। लेकिन अगर मेल और फीमेल दोनों गोनेड्स एक ही एनिमल में होते हैं तो मेल जो है वो पहले विकसित हो जाता है और स्पर्म्स का निर्माण कर लेता है। मतलब जो मेल के जो या टेस्टिस जो हैं वो पहले विकसित हो जाती हैं और स्पर्म्स का निर्माण कर लेती हैं। ये स्पर्म्स बाहर समुद्र में रिलीज़ कर दिए जाते हैं और बाद में ओवा मैच्योर होते हैं और ये बाद में समुद्र में रिलीज़ किए जाते हैं, इसलिए इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती। तो इस तरह से इनमें जीवन चक्र की क्रिया पूर्ण होती है। थैंक यू।